जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पायोनियर फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने पोषण के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाता आ रहा है। यह उगाई जाने वाली फसलें मौसम के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। सभ्यता के प्रारंभ से ही किसी खेत में एक निश्चित फसल को न उगाकर फसलों को अदल बदल कर उगाने की परंपरा चली आ रही है, परंतु यह परंपरा विशेष वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित न होकर सामान्य आवश्यकता के अनुसार ही चलती आ रही थी। परंतु आज नए नए अनुभव एवं अनुसंधानों के आधार पर यह जान लिया गया है कि लगातार एक ही फसल को उगाने से उत्पादन में कमी आ जाती है। इस उत्पादकता को बनाए रखने के लिए फसल चक्र का सिद्धांत बनाया गया है। फसल चक्र के इस सिद्धांत से अधिकतर किसान भाई भली भांति परिचित हैं, लेकिन आजकल की खेती के दौर में इस सिद्धांत का पालन करने वाले किसानों की संख्या बहुत ही कम है। सुनने में तो यह विषय बहुत साधारण सा जान पड़ता है, लेकिन लंबे समय से इसको अनदेखा करके जाने और अनजाने हम अपनी खेती और ज़मीन दोनों का ही अब तक काफ़ी नुकसान कर चुके हैं। दोस्तों, आज के मेरे वीडियो का विषय यही है। आज मैं आपसे फसल चक्र के महत्व, उसके लाभ और फसल चक्र के सिद्धांतों पर बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आज आप फसल चक्र के सिद्धांत को भली भांति समझना चाहते हैं और उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा सा अलग ज़रूर है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि यदि इस विषय को अनदेखा किया जाता रहा तो यह हमारे किसान भाइयों और अपनी मातृभूमि के प्रति अन्याय होगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन की, जो मिट्टी की गुणवत्ता के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के समय में मिट्टी की उर्वरता जिस तरह से घट रही है, तो फसल चक्र के सिद्धांत का पालन करना और भी ज़्यादा अहम हो जाता है। अधिकतर किसान अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, जिससे खेतों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में फसल चक्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो आइए पहले एक बार फसल चक्र की परिभाषा क्या है उसे समझ लेते हैं। दोस्तों, किसी निश्चित क्षेत्रफल पर निश्चित अवधि के लिए और भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के उद्देश्य से फसलों का अदल बदल कर उगाने की प्रक्रिया को ही फसल चक्र कहा जाता है। यानी किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति का कम से कम नुकसान हो, फसल चक्र कहलाता है। आसान भाषा में कहें तो एक ही ज़मीन पर एक ही प्रकार की फसलें ना उगाकर बदल बदल कर फसल बोने को फसल चक्र कहते हैं। पहले के किसान अपनी आवश्यकता के लिए सभी प्रकार की फसलें उगाते थे और इन फसलों को एक निश्चित क्रम में यानी फसल चक्र के सिद्धांत के अनुसार उगाए जाने से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती थी। लेकिन आज बाज़ार की होड़ में एक ही तरह की फसलें उगाने की प्रथा चल रही है। आज के समय में किसान बाज़ार की अंधाधुंध मांग और रासायनिक खादों के अधिक प्रयोग की वजह से फसल चक्र को भूलता ही जा रहा है। वर्तमान समय में खेती में उत्पादन एवं उत्पादकता में ठहराव या कमी आने के कारणों का यदि वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए तो निश्चित ही ये ज्ञात होता है कि इसमें फसल चक्र के सिद्धांत का न अपनाया जाना एक महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि फसल चक्र सिद्धांत न अपनाने से उपजाऊ भूमि का क्षरण तो होता ही है, साथ ही बहुत से दूसरे नुकसान भी होते हैं, जैसे जीवांश यानी ऑर्गेनिक मैटर, भूमि से लाभदायक जीवों और मित्र जीवों की संख्या में कमी आ जाती है, हानिकारक कीट पतंगों को बढ़ावा मिलता है, खरपतवार की समस्या में बढ़ोतरी होती है, मिट्टी की जल धारण क्षमता में कमी आती है और भूमि के भौतिक और रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। मिट्टी में क्षार की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, भूमिगत जल का प्रदूषण बढ़ता है, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग और उस वजह से मिट्टी में नुकसान पहुंचाने वाले जीवों में उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। मिट्टी में बीज जनित और मृदा जनित रोग भी बढ़ते हैं, जिसके कारण भूमि के अंदर विषैले गुण उत्पन्न होते हैं
और ऐसे में खेत धीरे धीरे बंजर होते चले जाते हैं। आज न तो केवल उत्पाद वृद्धि रुक गई है, बल्कि एक निश्चित मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए पहले की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि भूमि में उर्वरक क्षमता उपयोग का लॉस बढ़ गया है। इन सब विनाशकारी अनुभवों से बचने के लिए फसल चक्र और फसल सघनता के सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दलहनी फसलों से एक टिकाऊ फसल उत्पादन प्रक्रिया विकसित होती है। दोस्तों, किसान और खेत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर किसान के खेतों को फ़ायदा होगा तो ये फ़ायदा किसानों का ही है। अगर आप फसल चक्र के सिद्धांत का पालन करते हैं, सबसे पहले इससे आपकी मिट्टी की उर्वरता तो बढ़ती ही है, साथ ही मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात में भी वृद्धि होती है। मिट्टी के पीएच और ऊसरपन में सुधार होता है, भूमि की संरचना में सुधार होता है और मृदा क्षरण की भी रोकथाम होती है। फसलों का बीमारियों से बचाव होता है, कीटों का नियंत्रण होता है और खरपतवारों की रोकथाम होती है। भूमि में जहरीले पदार्थ एकत्र नहीं हो पाते हैं और उर्वरक अवशेषों यानी फर्टिलाइज़र रेजिड्यूज़ का भी पूर्ण उपयोग हो जाता है। सीमित सिंचाई सुविधा का समुचित उपयोग हो जाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे वर्ष किसान को आय प्राप्त होती रहती है। ये तो हुई फसल चक्र न अपनाने से होने वाले नुकसान और अपनाने से होने वाले फ़ायदों की बात। अगर हम फसल चक्र के सिद्धांत को नहीं समझते हैं तो इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं। फसल चक्र के निर्धारण में कुछ मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। मैं आज आपको 9 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं कि यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत लाभ होगा। नंबर 1, अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद कम खाद वाली फसल लगाएं। नंबर 2, अधिक पानी वाली फसल के बाद कम पानी वाली फसल चुनें। नंबर 3, अधिक निराई गुड़ाई वाली फसल के बाद कम निराई गुड़ाई वाली फसल होना चाहिए। नंबर 4, दलहनी फसल के बाद गैर दलहनी फसल का उत्पादन करें। नंबर 5, अधिक मात्रा में पोषक तत्वों का शोषण करने वाली फसल के बाद खेत को परती छोड़ दीजिए। नंबर 6, एक ही तरह की बीमारियों और कीटों से प्रभावित होने वाली फसलों को लगातार न लगाएं। नंबर 7, उथली यानी कम गहरी जड़ वाली फसल के बाद गहरी जड़ वाली फसल का चुनाव करें। नंबर 8, फसल का चयन जलवायु तथा किसान अपनी आर्थिक क्षमता के अनुरूप करें। नंबर 9, फसलों का चयन लोकल मार्केट की मांग के अनुसार हो। दोस्तों, अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए इस साल आपने धान, गेहूं, हरी सब्जी का फसल चक्र लिया है, तो अगले साल आप धान की जगह मक्का लगा सकते हैं, गेहूं की जगह जौ या सरसों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं और सब्जी के टाइम पर आप खेत को परती छोड़ सकते हैं। तीसरे साल में आप धान और मक्का को न लगाकर कोई तिलहनी फसल का चुनाव कर सकते हैं। इसी तरह रबी में गेहूं, जौ, सरसों के स्थान पर कोई दलहनी फसल ले लीजिए, तो फिर उसके बाद में कोई सब्जी लगा सकते हैं। चौथे साल में आप बाजरा ले सकते हैं। रबी में अब आप चाहें तो गेहूं को दोहरा सकते हैं या मटर की फसल ले सकते हैं और उसके बाद तरबूज या खरबूजा लगा सकते हैं। लेकिन फसल चक्र अपनाते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक ही तरह की फसल या एक ही गुणों वाली फसल ना लें। इससे मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आती है और कीड़े लगने की आशंका बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप खीरे की फसल लेते हैं तो उसके बाद तरबूज या खरबूजा ना लगाएं। इसी तरह यदि आप फूल गोभी ले रहे हैं तो उसके तुरंत बाद पत्ता गोभी या ब्रोकली ना लगाएं। अगर आलू की फसल ले रहे हैं तो उसके बाद टमाटर ना लगाएं। ये कुछ बातें हैं, यदि आप इनका ध्यान रखते हैं तो आपकी खेती में आपको एक प्रभावशाली परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज फसल चक्र की बात, जिसे करना आज के वीडियो के लिए मैंने ज़रूरी समझा था। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके कुछ प्रश्न हों तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें।
तो दोस्तों आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी और एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।